नमस्कार दोस्तों, मैं रुचिन कुमार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है रुचिन सर। हमारे यहाँ पे जो सीरीज हमने चला रखी है डीएलएड के एग्ज़ाम के लिए, जो हमारा UKSSC है उसके एग्ज़ाम्स के लिए, तो उसमें हमने क्या किया था लास्ट क्लास में। अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं जो चैनल है, ठीक है, जो मैंने वीडियो बनाई थी, किसकी बनाई थी? आपके मगध साम्राज्य की बनाई थी, ठीक है। उस मगध साम्राज्य में मैंने 3 वंश निपटा दिए थे आपके, ठीक है। एक तो सबसे पहला जो वंश था हमारा, वो कौन सा वंश था? हमारा हर्यक वंश था, ठीक है। हमने हर्यक वंश के ऊपर बात की थी। इसके बाद हमने शिशुनाग वंश पे बात की थी, ठीक। और इसके बाद हमने किस पे बात की थी? हमारे नंद वंश पे बात की थी, ठीक है। इन 3 पे हमने डिस्कस किया था। आज हमारा जो टॉपिक है, मैंने आपको बताया था कि जो नंद वंश का अंतिम राजा था, ठीक है, जो घनानंद था, उसको अंतिम मार के जो है, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, क्या चंद्रगुप्त मौर्य है, उस चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी? मौर्य वंश की स्थापना की थी, मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। तो यही मौर्य वंश जो है हमें आज डिस्कस करना है, ठीक है। पहली बात तो ये सबसे बड़ी बात कि आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं, ठीक है, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। देखिए, ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बना के रखें। मैं से जो है वीडियो बनाता रहूँगा। हर एक वंश पे मैं आपका सेपरेट टॉपिक बनाऊँगा और उसके आपके MCQ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप हेडिंग डाल लीजिएगा। आज क्लास का मेन हेडिंग है, ठीक है। देखिए, क्लास की हेडिंग है आज की मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, ठीक है। मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश, जो भी आप हेडिंग डालना चाहे वो हेडिंग आप डाल सकते हैं, ठीक। आई बात समझ में? ठीक है। देखिए, मैंने डिस्कस किया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य था, उसकी स्थापना, यानी कि मौर्य वंश की जो स्थापना, ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें कि जो मौर्य वंश है, इस वंश की स्थापना कौन करेगा? चंद्रगुप्त मौर्य कर देगा, ठीक भाई। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो इसकी स्थापना कर देगा। किसकी सहायता से करेगा? चाणक्य की सहायता से करेगा। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से, जिसका नाम, अन्य नाम आपको पता है क्या बनता है? विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, या फिर इसका नाम जो है वो कौटिल्य भी आपको मिलता है, ठीक है। मैं सारा डिस्कस करूंगा, केवल एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना, यानी कि जो मौर्य वंश है, इसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था, किसकी सहायता से गद्दी बैठा था? चाणक्य की सहायता से गद्दी पे बैठ गया था, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं। देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किन किन व्यक्तियों ने किसके रूप में की है। अब चूंकि देखिए, प्राचीन भारत हम पढ़ रहे हैं यहाँ से। प्राचीन भारत में जितने भी हमें स्रोत हैं वो किससे मिलते हैं? अभिलेख से, पुस्तकों से, या जो भी आपके लेख हैं उनसे हमें मिलते हैं। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है। केवल जो भी हमारे पास साक्ष्य हैं, उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हमने क्या कर रखा है? इन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त कर रखी है। जैसे कि चाणक्य था, चाणक्य किसके उसमें रहता है? दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अब जो मान लो ये बुक लिखेगा, उस बुक से कहीं ना कहीं इसके बारे में या इसके वंश के बारे में जानकारी मिलेगी। या अगर इसके दरबार में कोई व्यक्ति आया है, विदेशी यात्री आया, तो वो भी इसके बारे में लिखेगा, तो कहीं ना कहीं हमें उस वंश के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो इनका पर्टिकुलरली अपना कोई इतिहास नहीं है, लेकिन जो यहाँ के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी हैं, उनके बारे में या उनसे ही हमें जो है इन साम्राज्यों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है, ठीक भाई। अब इसके बाद बात करते हैं कि इन व्यक्तियों ने क्या कहा, ठीक है। देखिए, एक व्यक्ति है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति होगा, उसका नाम था सर विलियम जोन्स। क्या नाम था भाई उसका? सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स। ये एक व्यक्ति है, सर विलियम जोन्स। और इस सर विलियम जोन्स ने जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो पहचान की है, वो किस नाम से की है? वो की है सैंड्रो कोट्स के नाम से, सैंड्रो कोट्स के नाम से की है, ठीक है। सैंड्रो कोट, तो सैंड्रो कोट्स किसका नाम था? सैंड्रो कोट्स था चंद्रगुप्त मौर्य का नाम। किसने की थी पहचान? सर विलियम जोन्स ने की थी, ठीक है, सैंड्रो कोट्स की पहचान, ठीक। इसमें क्या था? मैंने आपको बताया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ये जो नंद वंश का अंतिम शासक है। कौन है? नंद वंश का जो अंतिम शासक है, नंद वंश का अंतिम शासक जो है वो कौन है? आपका घनानंद है, ठीक है। क्या है? घनानंद है। उसको मार के, उसकी हत्या करके कौन गद्दे बैठ जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य बैठ जाएगा। हत्या कारण क्या था? देखिए, जो घनानंद था, एक तो उसके जितने भी प्रशासन है या फिर उसके कार्य है, उस कार्य से क्या था कि जनता पूर्ण रूप से त्रस्त थी। क्या था? जनता त्रस्त थी, परेशान थी। तो
दूसरी बात क्या किया कि घनानंद ने जो इसका पुरोहित था, पुरोहित कौन था इसका? चाणक्य था। इसने क्या किया, इसको अपदस्थ कर दिया, मतलब कि बाहर निकाल दिया। तो इसने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए किसकी साथ, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से किसकी हत्या कर दी भाई? घनानंद की हत्या कर दी। ठीक बात। तो यहाँ से एक छोटी सी जानकारी इसके बारे में मिल जाती है। ठीक है, आई बात समझ में। अब चाणक्य के बारे में एक बात और भी है, इसने एक बुक लिख रखी है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि उस बुक का नाम क्या है। अब इसको जो फटाफट से जो है वो नोट आउट कर लीजिएगा जल्दी से। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी है वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या था, चाणक्य के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चाणक्य क्या कह रहा है, देखिए सर, बात करता है किसके बारे में, देखिए क्या बात करते हैं, चाणक्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। ठीक है, चाणक्य के अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी करते हैं। देखिए पहली बात तो क्या है चाणक्य का अर्थशास्त्र, यानी कि जो अर्थशास्त्र प्रमुख पुस्तक है वो किसने लिखी है? चाणक्य ने लिखी है। और चाणक्य के जो अन्य नाम है, मैंने अभी आपको बताया क्या नाम है, एक तो विष्णुगुप्त है और एक नाम क्या है इसका, कौटिल्य भी मिलता है। क्या मिलता है? कौटिल्य मिलता है। ठीक है, चाणक्य के अन्य नाम मिल जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ। ये जो अर्थशास्त्र है ये लोक प्रशासन, किस पे? लोक प्रशासन, ये पता होना चाहिए किस बुक पे लिखी है, मतलब किसके आधार पर लिखी है। ये अर्थशास्त्र वो अर्थशास्त्र है इकोनॉमिक्स वाला, ये क्या है? अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन और राजनीति प्लस किस पे? राजनीति पर लिखित पुस्तक है, राजनीति पर लिखित पुस्तक। ठीक है, तो याद रखें कि लोक प्रशासन और राजनीति पर ये बुक जो है वो लिखी गई है। कौन? अर्थशास्त्र, जिसके लेखक कौन थे? चाणक्य, विष्णुगुप्त या फिर आपके कौटिल्य। आई बात समझ में। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, अर्थशास्त्र कितने भाग में डिवाइड है। देखिए अगर बात करें कुल अधिकरण, कुल भाग कितने हैं, कुल अधिकरण, कुल भाग कितने, तो ध्यान करना अर्थशास्त्र जो है वो अपने 15 भाग में क्या है? विभाजित है। ठीक है, जिसमें क्या दिया है आपके 108, कितना, सॉरी 180 क्या दिए गए हैं? प्रकरण दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? प्रकरण दिए गए हैं, यानी कि प्रकरण को हम कहते हैं उपभाग। क्या? उपभाग। अगर 15 के कि सर कितने भाग में विभाजित है, तो 15 भाग में विभाजित है। और अगर उपभाग की बात करें तो 180 प्रकरण यानी कि उपभाग में क्या है? विभाजित है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें क्या, इसमें लगभग 6000 क्या श्लोक भी दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? 6000 श्लोक भी इसके अंतर्गत क्या है? दिए गए हैं। अच्छा, जो अर्थशास्त्र है, देखिए क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्या, कि जो अर्थशास्त्र है वो किसको आधार मान के लिखी है। देखिए 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, व्यक्ति होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। थर्ड पर्सन होता है। प्रथम जैसे कि मैं हूँ, जैसे कि आप, मैं आपसे डायरेक्टली बात कर रहा हूँ तो मैं प्रथम हूँ, आप द्वितीय हैं। अगर मैं किसी और के बारे में बात कर देता हूँ तो वो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा, तीसरा आदमी हो जाएगा, जिसके हमारा बाकी वो कोई काम कर रहा होगा तो हम किसी और के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अर्थशास्त्र जो है वो क्या आपकी, ये अन्य पुरुष, क्या अगर इसकी आपसे शैली पूछ ली कि किस शैली में है, ठीक है, तो ये क्या है आपकी अन्य पुरुष। क्या? अन्य पुरुष, यानी कि थर्ड शैली में है, यानी कि थर्ड पर्सन। ठीक है, अन्य पुरुष शैली में है। ये बात याद रखें, कौन सी शैली में लिखी गई है? ये अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन की शैली में लिखी गई है। ये अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी है। ठीक है, चलिए ये तो बात लिख दी इसने। अच्छा, ये सबसे पहले जो, अगर हम अर्थशास्त्र की ही बात कर देते हैं तो इसका सबसे पहले प्रकाशन किसने किया? सबसे पहले इसका प्रकाशन किसने किया? ये जो हमारे सामने है आज के समय में अर्थशास्त्र, हम उस भाषा को तो लिख नहीं सकते। ठीक है, तो अर्थशास्त्र जो है सबसे पहले किसने प्रकाशन किया, किसने इसको हिंदी भाषा में प्रकाशन किया? ये कौन है भाई? आपका डॉक्टर श्याम शास्त्री। ठीक है, कौन है? डॉक्टर श्याम शास्त्री। श्याम शास्त्री ने, और कब किया था? 1909 में। ठीक है, 1909 में क्या था? और देखिए कौटिल्य यानी कि जो विष्णुगुप्त है। ठीक है, अब इनके बारे में 2-4 बातें। इसको जो है क्या भारत का मैकियावेली कहा जाता है। भारत का
मैकियावेली किसको कहा जाता है? विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य, या फिर किसको? चाणक्य को कहा जाता है। ठीक है, और कौटिल्य ने सप्तभांग सिद्धांत यानी कि प्रशासन के किसके, ठीक है, यानी कि इसने प्रशासन यानी कि राजा से संबंधित जो प्रशासन होता है सप्तभांग, ठीक है, सप्तांग, किसकी? सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या की है। सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या किसने की है? वो किसने की है? आपका चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, जो भी आप नाम अच्छा लगे वो ले। तो प्रशासन के संबंधित सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या किसने की है? वो आपके चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य जो भी है उसने की है। ठीक है, देखिए अब इसने क्या था, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले शूद्र जो होते हैं, क्या? जो हमारे शूद्र है। अब शूद्र क्या? शूद्र की सबसे पहले व्याख्या जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसमें चातुर्वर्ण्य समाज की व्याख्या की गई है। उस चातुर्वर्ण्य समाज में क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, जो शूद्र है, शूद्रों को सबसे पहले जो आर्य कहा है, आर्य कहकर संबोधित किया है, आर्य कहकर सबसे पहले संबोधित किया है, वो किसने किया है? आपका विष्णुगुप्त यानी कि कौटिल्य ने किया है। तो इसके बारे में मेरे हिसाब से इतनी जानकारी सफिशेंट है। हमारा यूकेएसएससी किसका? जो हमारा यूकेएसएससी है और आपका डीएलएड का एग्ज़ाम है, डीएलएड का एग्ज़ाम है, उसके सफिशेंट में है। आप चाहे यहाँ पे एसएससी भी ले लीजिए, देखो इतिहास तो इतिहास रहेगा, आप इसे कहीं भी पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये इसके बारे में क्या है, 2-4 बातें इंपॉर्टेंट है कि भाई लोक प्रशासन पर लिखी राजनीति पुस्तक है, कुल अधिकरण 15 है, 180 प्रकरण उपभाग है, 6000 श्लोक है इसमें। और विष्णु यानी कि भारत का मैकियावेली कहते हैं। सबसे पहले प्रकाशन किसने? डॉक्टर श्याम शास्त्री ने 1909 में कराया था। और प्रशासन से संबंधित सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या सबसे पहले किसने कर रखी? चाणक्य ने कर रखी है। और चाणक्य ने ही जो है शूद्रों को सबसे पहले आर्य कहकर संबोधित किया है। ये इसके बारे में जानकारी है, 2-4 बातें इसके बारे में जानकारी है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अपने अगले टॉपिक पे, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, ये तो बात होगी चाणक्य की। ठीक है, ये तो चाणक्य की बात होगी। अब थोड़ा सा हम जो है वो अगले टॉपिक पे डिस्कस कर लेंगे आपको। ठीक बात, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना अगला टॉपिक। इसका मतलब है यहाँ पे देखिए हेडिंग डाल लीजिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या डालेंगे आप इसमें? चंद्रगुप्त मौर्य, आप इसमें हेडिंग डाल लीजिएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका टाइम पीरियड जो है, ठीक है, 322 से 298 ईसा पूर्व। कब से? 322 से 298 ईसा पूर्व से संबंधित है इसका समय। तो मौर्य साम्राज्य में जो इसका संस्थापक है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका टाइम पीरियड 322 से 298 है आपका। ठीक है जी, तो मैंने भी आपको इसके बारे में 2-4 बातें बताई। क्या भाई? सबसे पहले तो देखिए कि मौर्य वंश का संस्थापक है कौन जी? तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? आपका चंद्रगुप्त मौर्य ही है। क्लियर बात होगी। अगला फैक्ट इसके बारे में क्या बनेगा? इसके बारे में क्या है? ठीक है, इसका राज चिन्ह क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट, इसका राज चिन्ह क्या था? इनका राज चिन्ह क्या था? वो था मयूर, यानी कि मोर। क्या था? मयूर था, मोर था। ठीक है, अब कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज चिन्ह मयूर था, इसकी व्याख्या सबसे पहले किसने बताया? सबसे पहले जो बताया था, ठीक है, देखिए जितना डीप हो सकता है मैं उतना डीप आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का यानी कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। इनका राज चिन्ह क्या है? आपका मयूर है। ठीक है, और सबसे पहले ये किसने बताया कि इनका राज चिन्ह मयूर है? तो वो किसने बताया था? ग्रुनवेडल। किसने बताया था भाई? ये ग्रुनवेडल है, ग्रुनवेडल। ठीक है, ग्रुनवेडल है। इन भाई साहब जो इतिहासकार हैं उन्होंने बताया था कि मौर्यों का राज चिन्ह क्या था? मयूर था। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं है? नहीं जी। देखिए हर आदमी क्या होगा, अपने प्रशासन को बढ़ाने के लिए साम्राज्य को क्या करेगा? साम्राज्यकरण करेगा, यानी कि विस्तार करेगा। इससे क्या था कि इससे पहले ना यहाँ पे भारत में एक युद्ध हुआ था, पोरस के साथ एक युद्ध हुआ था। पोरस के साथ युद्ध हुआ था किसका? वर्सेस सिकंदर का। आई बात समझ में? जिसमें सिकंदर क्या हुआ था? विजय हो गया था, पोरस में हार गया था। और इसके बाद सिकंदर की जो सेना थी उसने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। ठीक है, तो अब ये वापस लौटेगा तो बेबीलोन में क्या हो जाएगी? इसकी डेथ हो जाएगी। तो इसके 2 सेनापति थे, एक जल सेनापति, एक थल सेनापति। जो निर्याकस है वो जल सेनापति है और जो सेल्यूकस निकेटर है
वो इसका थल सेनापति है। तो इसने क्या किया था कि मतलब इसके बाद जो था गद्दी पे कौन बैठ गया था, सेल्यूकस निकेटर बैठ गया था गद्दी पे। तो इसने क्या किया कि भाई जो कार्य सिकंदर ने कर पाया पूरे भारत की विजय का, वो कार्य कौन करेगा, मैं करके दिखाऊंगा। तो सेल्यूकस निकेटर क्या क्या करेगा, अब भारत की तरफ अटैक करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब एक जनरल से अगर मैं एक इंट्रोडक्शन सा एक मैप बना देता हूँ इस तरह से, छोटा सा एक मैप सा, ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा आराम से फॉर्म पे। ठीक है सर, तो ये आपका पाकिस्तान का एरिया है आज के समय, ये अफगानिस्तान का है, तो यहाँ बैठा था भाई साहब। तो अब क्या करेगा, भारत की तरफ एंट्री मारेगा कौन भाई, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, कौन करेगा, सेल्यूकस निकेटर करेगा। सेल्यूकस निकेटर किसका राज वो था, सेनापति, सिकंदर का सेनापति। इसके डेथ के बाद बेबीलोन की गद्दी पे बैठ गया था। तो सेल्यूकस निकेटर कहाँ, भारत की तरफ एंट्री मारेगा। चूंकि देखिए भारत उस समय ये था, उस समय अखंड भारत आपका ये था, उस समय पाकिस्तान तो 47 में डिवाइडेड हो गया था, बना था सॉरी। ठीक है, तो जब इधर की तरफ एंट्री मारेगा तो यहाँ कौन बैठा हुआ है, यहाँ कौन बैठा है, चंद्रगुप्त मौर्य बैठा हुआ है। तो जैसे सेल्यूकस निकेटर इधर से अटैक करेगा तो इधर से भाई सेल्फ डिफेंस कौन करेगा, ये करेगा चंद्रगुप्त मौर्य। और जो युद्ध होगा अब वो किस किस के बीच में होगा, चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस किसके, सेल्यूकस निकेटर के बीच में। तो यहाँ से हम देख लेते हैं सेल्यूकस से युद्ध। ठीक है, ठीक है, किससे भाई, सेल्यूकस से युद्ध हम देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, सेल्यूकस से युद्ध करेगा। ठीक है, ये हुआ था 305-4 ईस्वी में, 305-4 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ था। अच्छा, युद्ध किस किस के बीच में होगा, ठीक है, किस किस के बीच में होगा, ये होगा सेल्यूकस निकेटर, किसका, सेल्यूकस निकेटर वर्सेस कौन आ जाएगा यहाँ से, चंद्रगुप्त मौर्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य आ जाएगा। अब देखिए चंद्रगुप्त के साथ कौन बैठा, वो कौन साथ दे रहा है, चाणक्य दे रहा है। कुछ भी हो इसमें क्या हो जाएगा, चाणक्य की जीत हो जाएगी और सेल्यूकस निकेटर इसमें हार जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2-3 फैक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में, देखें हो गए यहाँ से। अब देखिए इसने क्या किया, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में क्या हो जाती है, इन दोनों के मध्य क्या हो जाती है, एक संधि हो जाती है। क्या हो जाती है, एक संधि हो जाती है। और संधि के तहत क्या क्या काम करता है कि जो सेल्यूकस है वो अपनी पुत्री का विवाह, किसका, अपनी पुत्री का विवाह, अपनी पुत्री का विवाह, जिसका नाम होता है हेलेना और कहीं कहीं पे नाम मिलता है कार्नेलिया। क्या मिलता है, हेनेला या फिर क्या भाई, कार्नेला मिलता है। तो सेल्यूकस निकेटर क्या काम करता है, अपनी पुत्री का विवाह किससे करा देता है, चंद्रगुप्त मौर्य से करा देता है। तो इन दोनों का विवाह हो जाता है और बदले में सेल्यूकस निकेटर जो है अपने 4, इसको जो है दहेज के रूप में, क्या, इसको दहेज के रूप में अपने 4 क्षेत्र प्रदान करता है, 4 क्षेत्र प्रदान करता है। अब ये 4 क्षेत्र कौन है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 क्षेत्र कौन सा है, ठीक है, देखिए 4 क्षेत्र कौन सा है, देखिए एक है काबुल, कंधार, मकरान और हेरात। ठीक है, यानी कि क्या नाम है, काबुल, कंधार, मकरान और हेरात। ये 4 क्षेत्र जो है वो अपने किसको सौंप देता है, चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप देता है। तो ये भी भाई इतना बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है, ये भी क्या करेगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो क्या काम करेगा, सेल्यूकस निकेटर को क्या भाई 500 हाथी उपहार में दे देगा। तो कितने उपहार में दे दिए, हाथी भाई। ठीक है भाई, तू इनको पाल, ठीक है भाई, तू क्या कर, इनको पाल, यहाँ से जितना पालेगा अच्छी बात है भाई, कल को भाई मेरा ससुर है, सीधी सी बात है भाई। ये अब क्या, इनको पाल, ठीक है, खाना खाना खिला, जब भी कुछ युद्ध होगा तो भाई मैं ठा के तेरे से मंगा लूँगा, ये युद्ध करके फिर मैं तुझे वापस यहाँ पे छोड़ दूंगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी किसको उपहार में दे दिए, सेल्यूकस निकेटर को उपहार में दे दिए। ठीक है, तो विवाह हो गया, हेलेना या कार्नेलिया से दहेज के रूप में 4 क्षेत्र इसको मिले। तो अब जो है मौर्य वंश कहाँ तक फैल गया, पूरा काबुल कंधार तक फैल चुका है सर आपका यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ठीक है, देखिए अब क्या होगा कि जो सेल्यूकस निकेटर है वो इसका एक राजदूत है। क्या है, इसका एक राजदूत है जिसका नाम है मेगास्थनीज। क्या नाम है इसका, मेगास्थनीज नाम है। ये क्या करेगा, मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजेगा, किसके दरबार में भेज देगा, अरे भाई किसके दरबार में भेजेगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज देगा। तो क्या, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज देगा।
यहाँ तक कोई समस्या ना जी। और ये क्या करेगा, मेगास्थनीज जो है एक पुस्तक लिखेगा, ठीक है, क्या लिखेगा जी, एक पुस्तक लिखेगा। और पुस्तक का नाम था जी आपका इंडिका। क्या नाम है, इंडिका। तो क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया कि मेगास्थनीज जो पुस्तक है, मेगास्थनीज ने जो है कौन सी पुस्तक लिखी हुई है, तो कौन सी पुस्तक लिखी है, इंडिका पुस्तक लिखी हुई है। अब कल को ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सर इंडिका से जो है किस वंश की जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होगी। ठीक है भाई, ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ से क्या करेगा उस चीज़ को सुन लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में। क्या अब क्या होगा, देखिए ये अपना साम्राज्य विस्तार वगैरह कर लेगा। अब क्या होगा कि यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या है, एक जैन ग्रंथ है, ठीक है, क्या है, एक जैन ग्रंथ है। देखिए क्या है, एक जैन ग्रंथ है, क्या है, जैन ग्रंथ है, ठीक है। उस जैन ग्रंथ का नाम क्या है, राजावली कथा, राजावली कथा। अब इसमें क्या कहा गया, देखिए इसमें ये कहा गया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए जब ये सब चीज़ हो चुका, जब इसने भाई 4 दहेज मिल गए, यहाँ तक यहाँ क्षेत्र फैल गया, ठीक है, ये आ गया, पुस्तक लिखी, सब चीज़ कर दिया, तो इसमें क्या किया गया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसने क्या किया, इसने अपनी जो सत्ता है, क्या है, अपनी सत्ता है, इसने अपने पुत्र को सौंप दी। क्या किया, अपने पुत्र को सौंप दी। भाई इसने कहा भाई अब मैं क्या कर रहा, रेस्ट करना चाह रहा हूँ भाई, सीधी सी बात है। तो इसने क्या किया, अपनी सत्ता जो थी वो किसको सौंप दी, अपने पुत्र को सौंप दी। और कहाँ चला गया भाई, चंद्रगिरी पर्वत, यानी कि कहाँ चला गया, श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला चला जाता है। और श्रवण बेलगोला जाके जो है संलेखना विधि से, क्या जी, संलेखना विधि से क्या कर देता है भाई, ये अपने प्राण त्याग देता है, प्राण त्याग देता है। तो संलेखना विधि देखिए कौन सी विधि होती थी कि बिना अन्न जल ग्रहण किए, बिना जो अन्न जल है, बिना अन्न जल ग्रहण किए क्या कर देते हैं ये लोग, अपने मतलब प्राण त्याग देते हैं। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, संलेखना विधि कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लगा कहाँ गए श्रवण बेलगोला, कहाँ पड़ता है भाई श्रवण बेलगोला, ये पड़ता है जी आपका कर्नाटक में। किस में पड़ता है, कर्नाटक में। अगर आपसे पहाड़ी पूछ ली भाई किस पहाड़ी पे, कौन सी पहाड़ी पे इस भाई साहब ने अपने प्राण त्याग गए थे, तो पहाड़ी का जो नाम था वो था चंद्रगिरी पर्वत, ठीक है, क्या था, चंद्रगिरी पर्वत पे क्या था, इस भाई साहब ने अपने प्राण जो थे वो त्याग दिए। तो अब जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद इसकी गद्दी पे कौन बैठेगा भाई, इसका पुत्री तो बैठेगा इसकी गद्दी पे, ठीक है। तो ये आपके बारे में क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या थी, मेन जानकारी थी, ठीक है। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप जो है इसे उतार लीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे फटाफट से कर लीजिए। मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसमें। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके पुत्र के बारे में जो अब गद्दी पे बैठ जाएगा, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य तो समाप्त हो चुका, ठीक है। देखिए मैं आपको पहले भी समझा रहा था, अब भी समझा रहा हूँ। आपसे कभी कभी ना क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा जैसे कि नॉर्मल दे देता है, आपसे कभी कभी सीक्वेंस लगवा लेगा कि भाई राजा है, इसका पुत्र, इसके बाद कौन बैठा कौन बैठा कौन बैठा। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य में सबसे पहले कौन बैठा भाई, मौर्य वंश में सबसे पहले कौन बैठा भाई साहब, चंद्रगुप्त मौर्य बैठ जाता है, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका पुत्र बैठेगा गद्दी पे। अब इसके पुत्र का नाम क्या था, ये था बिंदुसार। क्या नाम था इसका जी, बिंदुसार, ठीक है। तो ऐसे नाम से सीक्वेंस पूछ लेगा कभी कभी, क्योंकि फिर बिंदुसार के बाद कौन बैठेगा, फिर अशोक बैठेगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि सर अशोक कौन से वंश से संबंधित था, तो मौर्य वंश से संबंधित था, ठीक है। आई बात समझ में। तो हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले, इस तरह से सीक्वेंस बना के पूछ लेगा आपसे, ठीक है ना। तो इन्हें भी जो है आप साथ साथ जो है अपना नोट आउट करते चलेगा। तो अब हम बात करते हैं किस पे, बिंदुसार पे, ठीक है जी। किस पे बात करते हैं, बिंदुसार पे बात करते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में मैं क्या बात करूंगा, केवल बिंदुसार तक ही बात करूंगा। अगले क्लास, कल की क्लास में मैं किस पे डिस्कस करने वाला, अशोक और चंद्रगुप्त जो मौर्य प्रशासन है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। देखिए ये कब बैठता है, 298 से 273 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक, 298 से
298 से 273 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक क्या भाई बिंदुसार गद्दी पे बैठ जाता है। कोई समस्या वाली बात नहीं है। अच्छा अगर आपसे पूछ ले भाई, ठीक है, इसके अन्य नाम क्या मिलते हैं, ठीक है, इसके अगर आपसे अन्य नाम पूछ लिया, ठीक है, अन्य नाम अगर इससे पूछा तो इसको बोलते हैं अमित्र चेट्स भी इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अमित्र चेट्स भी क्या भाई, इसी को बोल लेंगे। और इसी का जो अन्य नाम आएगा, इसी का नाम अन्य जाएगा सिंहसेन। क्या नाम आ जाएगा? सिंहसेन जो है वो इसी का अन्य नाम यहाँ से क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, किसका पुत्र था ये आपको पता है भाई, देखिए किसका पुत्र था ये, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इसके समय में क्या हुआ, इसके समय में एक विद्रोह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक विद्रोह हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, क्या हो जाएंगे? विद्रोह हो जाएंगे। और विद्रोह कहाँ होगा? तक्षशिला। विद्रोह कहाँ हो जाएगा? ये आपका तक्षशिला में हो जाएगा। अब जब तक्षशिला में होगा तो स्वयं तो जाएगा नहीं, तो यहाँ क्या करेगा, ये एक उज्जैन का, यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। जो उज्जैन का जो शासक है, ठीक है ना, जो उज्जैन का प्रशासक है, ठीक है, क्या उज्जैन का प्रशासक है। अब कौन है भाई उज्जैन का प्रशासक? ये भाई साहब हैं कौन? अशोक सम्राट या अशोक महान। ये क्या करेगा? अशोक को कहाँ भेज देगा? तक्षशिला भेज देगा। क्या करने के लिए? विद्रोह का दमन करने के लिए। सीधी भाषा में समझा रहा हूँ, इससे सिंपल लैंग्वेज कुछ नहीं हो सकती। कि इसके समय में विद्रोह हुआ था, कहाँ हुआ था? तक्षशिला में हुआ था। और इस तक्षशिला के विद्रोह को दमन करने के लिए इसने किसको भेजा था? उज्जैन का प्रशासक कौन? अशोक। आरी बात समझ में? आई बात समझ में? मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ, किसके बाद गद्दी पे कौन बैठेगा? अशोक। तो अशोक ने क्या किया? तक्षशिला में विद्रोह का क्या किया? दमन कर दिया। ठीक है, अब इसी के समय क्या था? जो बिंदुसार है, इसी के समय में क्या है, यहाँ पे क्या होगा कि जो सीरिया है, एक क्या है? सीरिया। आप समझते भी होंगे सीरिया। तो सीरिया का शासक है, सीरिया का एक शासक है। उस शासक का जो नाम है वो है एंटियोकस प्रथम। क्या नाम है? एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम, ठीक है, आई बात समझ में? तो जो सीरिया का शासक है कौन? एंटियोकस का प्रथम। इसका क्या होगा? एक दूत होगा। ठीक है, क्या होगा? एक दूत होगा जिसका नाम था डाइमेकस। क्या नाम था? डाइमेकस। तो डाइमेकस क्या करेगा? किसके दरबार में आएगा भाई? किसके दरबार में आएगा? ये आएगा भाई साहब किसके? बिंदुसार के दरबार में। रट्टा बिल्कुल रट्टा, देखो क्या फायदा रट्टा मार के, इतने आराम से समझा रहा हूँ कहानी की तरह से। और क्या बताऊँ इसमें भाई, सीरिया का शासक था एंटियोकस प्रथम। इसका जो दूत था वो कौन था? डाइमेकस। वो कहाँ आया? बिंदुसार के दरबार में आ गया। ठीक है, रहेगा यहाँ से। ठीक है, इन सब के बारे में डिस्कस करेगा। तो क्या था, ये क्या करेगा? बिंदुसार जो होगा, बिंदुसार देखिए क्या होगा कि जो बिंदुसार है वो डाइमेकस से 4 वस्तुएं कहेगा भाई लाने के लिए। मतलब 4 वस्तुएं जो था वो किसको कहेगा भाई? एंटियोकस प्रथम को बोलेगा भाई ये 4 वस्तुएं मुझे चाहिए। अब ये 4 वस्तुएं कौन सी थी वो मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी 4 नहीं है, 3 है। 3 ही वस्तुएं पूछेगा आपसे, ठीक है ना। देखो, एक तो क्या था भाई? अंगूरी मदिरा। क्या था भाई? अंगूरी मदिरा। अंगूरी मदिरा मतलब कि शराब। ठीक है, अंगूरी मदिरा। दूसरा क्या नाम था इसका? दूसरा नाम था जी अंजीर। समझते भी हैं आप, अंजीर। ठीक है, ड्राई फ्रूट। और तीसरा क्या था इसके? दार्शनिक थे। क्या थे इसके? दार्शनिक थे। ठीक है, तो इसने 3 वस्तुएं मंगाई थी यहाँ से। 3 वस्तुएं कौन कौन सी थी? अंगूरी मदिरा, अंजीर और दार्शनिक। तो ये तो इसने भिजवा दी, ये तो इसने भिजवा दी, लेकिन दार्शनिक इसने नहीं भिजवाया। देखिए कोई भी राजा होगा, ये सबसे बड़ी बात है कि भाई अगर जो अच्छा एक बुद्धिमान राजा होगा वो अपने यहाँ की जो भी दार्शनिक है, प्रमुख वस्तु पुस्तकें हैं, ठीक है, ग्रंथ वगैरह है, वो किसी को नहीं देगा। तो इसी वजह से क्या किया कि बिंदुसार को ये वस्तुएं दार्शनिक जो थे वो नहीं मिले। ठीक है, अब क्या था? अब ये सब जो सारे पूरा प्रकरण है ना, ये पूरा प्रकरण है, ये वाला जो पूरा प्रकरण है, इसका वर्णन किसने किया है? ठीक है, इसका वर्णन किसने किया है? तो देखिए इसका जो वर्णन है वो किसने किया है? एथिनियस ने किया है। कौन? एथिनियस, एक साहित्यकार है, इतिहासकार है। ठीक है, एथिनियस, उसने इस पूरे खेल का वर्णन किया है कि भाई बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से 3 वस्तुएं मांगी थी, अंगूरी मदिरा, अंजीर और दार्शनिक, जिसमें से अंगूरी मदिरा और अंजीर तो इसने भेज दी, लेकिन दार्शनिक इसने नहीं भेजा। इस पूरी घटना का वर्णन, घटना तो खैर यानी कि इस पूरी बात का वर्णन किसने किया है? एथिनियस ने अपनी बुक में किया है। ठीक है, आई बात। उसके बाद इसकी डेथ हो जाएगी बिंदुसार के बाद। अब बिंदुसार के बाद गद्दी पे कौन बैठेगा? वो बैठेगा अशोक। ठीक है,
सम्राट अशोक। ठीक है, तो ये चीज़ थी आपकी आज की दो आपके राजा जो थे वो मैंने आपको निपटा दिए। ठीक है, कौन, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और आपका बिंदुसार, ये दो मैंने आपको निपटा दिया। अगली वीडियो कल वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अशोक पढ़ लेंगे, अशोक प्लस आपका मौर्य प्रशासन सारा इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो 1 बाय 1 शासन आपका पूरा चल रहा है। ठीक है, लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, क्योंकि अब उत्तराखंड में एग्जाम आने वाले हैं पुलिस की, जैसे आपने देखा फिजिकल की डेट भी आ गई है, तो ऐसे ही आपके जल्दी ही एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है सर, डीएलएड का एग्जाम भी है, 25 के बाद एग्जाम होगा, वैसे 25 प्रस्तावित है, तो उसमें भी यहाँ से जो है क्वेश्चन फंसने के पूरे चांसेस हैं। तो अपना अच्छे तरीके से मेहनत से पढ़िए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि, और हाँ एक चीज़ और, इसमें जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो मेरी नई वीडियो होगी वो आप तक जो है उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।